हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस इकोसिस्टम, यानी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं और फिर हैम्पर भी करते हैं। इन सारे पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। व्हाट डू मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल और सब्सटेंसेस जो भी हमें नेचर की तरफ से मिलते हैं उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, जिसमें हो सकता है आपका सोलर एनर्जी है, आपकी विंड एनर्जी है, एयर, लैंड, वाटर, ये सब कुछ हमारा नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। हमने बात की मटेरियल्स की भी, यानी कि यहाँ पे आपके मिनरल्स भी आते हैं, मटेरियल्स भी आते हैं लाइक आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, बॉक्साइट। ये सारे मटेरियल्स भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में ही आते हैं। इनको फर्दर कैटेगराइज किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें, यानी कि जिनको एक बार हमने यूज़ कर लिया तो वो रिप्लेन कर दिया जाता है बाय नेचर एक शॉर्ट टाइम के, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर रिप्लेन हो जाते हैं फिर से, जिसमें हमारा विंड है, हाइड्रो पावर है या फिर सोलर एनर्जी है। तो ये हमारी, आज हमने सोलर एनर्जी यूज़ कर ली, आज हमने सनलाइट को यूज़ किया, तो नेक्स्ट डे हमें फिर से सोलर एनर्जी उतनी ही मिल जाती है। तो यहाँ पे ये रिन्यू होते रहते हैं, इसलिए हम इनको रखते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर। नेक्स्ट बात करें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, यानी कि जिनके लिए एक लिमिटेड सप्लाई है, जिनकी हमारे पास एक लिमिटेड सप्लाई है। अगर एक बार ये इनको हम यूज़ कर लेते हैं, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, तो इनको कंप्लीट होने में, रिप्लेन होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लग सकता है। लाइक बायोफ्यूल, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल फ्यूल है जो भी हमारे पास, कोल है, ऑयल है, मिनरल्स भी हैं। इनके एक बार स्टॉक हमने ख़त्म कर दिए तो इनको कंप्लीट होने में या दोबारा से रिप्लेन होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लग सकता है। इसीलिए हम इनको प्रैक्टिकली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब हमें ये पता चल गया कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एक बार ख़त्म हो गए तो फिर से नहीं मिलने वाले। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनको कंजर्व करें फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन एंड फ्यूचर यूज़ के लिए। इनको हम ऑप्टिमल यूज़ करें, मैक्सिमम यूज़ ना करें। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। तो क्या करना है इसके लिए? सबसे पहला है कि हम ये प्रैक्टिस में आ जाए कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हमारे पास लिविंग या नॉन लिविंग फॉर्म में इस तरीके से अवेलेबल है, मटेरियल या सब्सटेंसेस के फॉर्म में, उनको कंजर्व किया जाए। उनकी ज़रूरत, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही यूज़ की जाए। ठीक है। तो एग्जांपल एक ले सकते हैं, जैसे आजकल हम देखते हैं घरों में तो हमारे पास खिड़की, दरवाजे, बेड, टेबल, सब कुछ वुडन मेड दिखाई देता है, मैन मेड है एंड मेड बाय वुड है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं और अच्छी ही लगती हैं। आज के टाइम में हम देखें तो जो कंपनीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, फॉरेस्ट को साफ़ करके वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं, उनको साफ़ करके फॉरेस्ट को वहाँ पे अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। वहाँ पे फॉरेस्ट को क्लीन करके वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड बनाया जा रहा है ताकि जो पॉपुलेशन की डिमांड है उसको फुलफ़िल किया जा सके। तो एक तरीके से हम देखें ये डेवलपमेंट की तरफ हम काम कर रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं कि हमारे पास आज के टाइम में हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को की जो डिमांड है उसको फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास हम कह सकते हैं सारी सी फूड है, हमारे पास जो है रहने के लिए घर है, बाकी सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं, वहाँ पे स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो ये सारी चीज़ें तो पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो एक लेवल ऐसा भी आएगा, एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जब हमारे पास ये सारी चीज़ें जो वुड है, नेचुरल वुड है, वो मिलेगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो ये सारी चीज़ें फिर हमें वेस्ट लगने लगेंगी। तो यहाँ पे एक हमारी जिम्मेदारी है कि जो डेवलपमेंट है, देखिए डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट और कंजर्वेशन इन दोनों के बीच में एक हार्मनी बनी होनी चाहिए, एक बैलेंस क्रिएट होना चाहिए। कभी भी आप अपने रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा यूज़ ना कर लें, मैक्सिमम यूज़ ना कर लें कि वो फिर हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए मिले ही नहीं। तो अब डेवलपमेंट अगेंस्ट डैमेज, अब एक तरीके से हम डैमेज भी कर रहे हैं और एक तरीके से डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। तो अब हमें ये देखना है कि जो डेवलपमेंट है वो डैमेज के अगेंस्ट में हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है। तो ये हमारी ही जिम्मेदारी है। तो इसके लिए एक बीच का रास्ता है, दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट कंडक्ट विदाउट द हैम्परिंग इन्वायरमेंट, हैम्परिंग इकोसिस्टम। क्योंकि जब आप इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, मैन मेड एक्टिविटीज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने अभी पीछे सेशन में डिस्कस किया कि श्रिंकिंग नेचुरल हैबिटेट्स हैं, या फिर एनिमल्स की वजह से जो होता है
फॉरेन हैबिटेट के एनिमल्स आते हैं, तो ऐसा नहीं बहुत तरीके से इम्पैक्ट होता है हमारे इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम। और डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में हमारे इन्वायरमेंट में दिखेगा ही। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमें नहीं करनी है। चलिए अब आगे बात करें मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्सेज। अब यहाँ पे कौन कौन से तरीके हैं, कैसे हम इनको कंजर्व करेंगे, तो यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो पॉइंट है वो है RRR, यानी कि 3R के बारे में दिया गया है, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज़। देखिए सबसे पहला काम तो हमें करना है रिड्यूस करना है। जो भी हमारे यूजेस हैं, ओवर यूटिलाइजेशन है, उसको कम करना है, जितना हम कम कर सकते हैं ऑप्टिमम लेवल पे ले आना है, मैक्सिमम से। नेक्स्ट इज़ रिसाइकलिंग। देखिए रिसाइकलिंग इज़ द मेन पार्ट ऑफ कंजर्वेशन, क्योंकि अगर हम रिसाइकलिंग से अपना काम चला लेते हैं, आज के टाइम में जो हमारी किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड है, अगर उसको हम रिसाइकिल प्रॉपर कर लेते हैं तो यहाँ हमारे लगभग 30 to 40% रिक्वायरमेंट मीट हो जाएगी सिर्फ रिसाइकलिंग से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंजर्वेशन के फील्ड में। अब रिसाइकलिंग में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला तो ये है कलेक्शन ऑफ वेस्ट। वेस्ट का प्रॉपर कलेक्शन जो चेन है वही हमारे पास अभी डेवलप नहीं है। कुछ जगहों पे डेवलप है, वहाँ पे हम रिसाइकलिंग अच्छे तरीके से कर पाएँ, लेकिन हमारी पूरी कंट्री इतनी बड़ी कंट्री है, इसके बहुत सारे एरियाज़ में लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। तो वेस्ट को क्या करते हैं, वो सेल ही नहीं करते हैं प्रॉपर चैनल में। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर चैनल के थ्रू वेस्ट पहुँचता ही नहीं है। दूसरा, कलेक्ट होने के बाद सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। अगर वेस्ट का प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं करते हैं आप, तो जो वेस्ट से आप प्रोडक्ट बनाते हैं वो 100% फाइनल प्रोडक्ट नहीं हो सकता, वो आपका एक, हम कह सकते हैं, बाई प्रोडक्ट ही हो सकता है। तो अगर हमें फिनिश यूजेबल प्रोडक्ट बनाने हैं तो हमें सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा आफ्टर कलेक्शन। एंड देन रिसाइकलिंग एज माइक्रो लेवल, जहाँ तक आप रिसाइकल कर सकते हैं वहाँ तक रिसाइकल करिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा माइक्रो लेवल तक रिसाइकलिंग होगी उतना ही ज़्यादा हमें फिनिश और प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और साथ ही साथ जो हमारा प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। एंड देन रीयूज़ नेक्स्ट आता है। रिसाइकलिंग के बाद उस प्रोडक्ट यूज़ के लायक हो और उनको हम फिर से यूज़ करें अपनी अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से। तो दीज आर द वे कंजर्वेशन मेथड्स में आते हैं 3R। चलिए नेक्स्ट देखें, हाउ कैन वी कंजर्व नेचर। हम नेचर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, या माइक्रो लेवल तक छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। देखिए इट्स नॉट हमें ज़रूरी नहीं कि हम कोई बिग डील करें, कोई बड़ा काम करें तब भी हमारा नेचर कंजर्व होगा। हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी अगर छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देने लगें, माइक्रो लेवल तक अपनी जो है एक्टिविटीज़ को ठीक कर लें, तो यहाँ पे हम काफ़ी हद तक नेचर को कंजर्व कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं ध्यान रखने हैं, जैसे सेव वाटर एट होम। बहुत सारे लोगों को आदत होती है पानी बहाने की, वो पानी गिराते हैं, बेवजह गिराते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, पानी को सेव करना है। सेव वाटर बाथिंग में हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शावर का यूज़ करते हैं, तो हमें शावर के यूज़ को कम कर देना है, क्योंकि वाटर का जो स्टॉक है, जो आज के टाइम में जो कंडीशन बनी है बहुत सारे स्टेट्स के अंदर इंडिया में ऐसी है जहाँ पीने का पानी मुश्किल से मिलता है। तो हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर बाथिंग में यूज़ इतना नहीं करना है, हम शावर की जगह बकेट का यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी अगर हैबिट है कि हम ब्रश करते समय टैप खुला रखते हैं, पानी गिरता रहता है, तो ये सारी चीज़ें हमें बंद कर देनी है। हमें जब ज़रूरत है तभी वाटर टैप ऑन करना है और फिर ऑफ़ करना है, और कम से कम यूज़ करना है। किचन वेस्ट जो वाटर होता है उसको हम गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं, क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं, कपड़ों की, गाड़ियों की क्लीनिंग में यूज़ किया जा सकता है। इस तरह के वाटर को आप इवन टॉयलेट में यूज़ कर सकते हैं फ्लशिंग के लिए। नेक्स्ट है यूज़ रीयूजेबल सेरामिक कप्स। जब आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे रीयूजेबल कप्स यूज़ कर सकते हैं आप। जो स्ट्रीट हॉकर्स जो यूज़ करते हैं उनको अवेयर किया जा सकता है कि आप वो रीयूजेबल कप्स, रीयूजेबल ग्लासेस यूज़ करें, ताकि जो वेस्टेज हैं वो कम से कम इकट्ठा हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द बेस्ट वे टू कलेक्शन ऑफ वाटर। हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अगर हम कह सकते हैं कि अवेयरनेस फैलाएं, यहाँ पे इस तरह का मैकेनिज़्म तैयार करें अपने सोसाइटी में, अपने अपार्टमेंट्स में, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा पानी हमारे पास बच सकता है फ्यूचर यूज़ के लिए, जिनको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि रेनी सीजन में हमें पता है कि बारिश का पानी हमारे पास इकट्ठा तो होता है, लेकिन जैसे ही वो 1 महीने 2 महीने बीत जाते हैं फिर से हमारे पास लैक ऑफ वाटर जनरेट होने लगता है। स्टार्ट अ कंपोस्ट पिट। हमें अपने आसपास जो है एक कंपोस्ट पिट बनाना चाहिए, जिसमें हम वेजिटेबल के वेस्टेज जो हैं या बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उनको वहाँ पे डालें,
जिससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं। आप सेल भी कर सकते हैं लार्ज स्केल पे। अगर आप इस तरीके से करते हैं, कॉलोनी में हमने एक बना दिया तो वहाँ पे हम एक लार्ज स्केल में कंपोस्ट बना के उसको रीसेल भी किया जा सकता है। और साथ ही साथ हम अपने पॉटिंग में यूज़ कर सकते हैं, उनको अपनी किचन गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। मेक यूज़ ऑफ कारपूल्स। देखिए, कारपूल्स का मतलब है शेयर्ड व्हीकल यूज़ करिए। आपको कहीं जाना है तो आप प्लान करिए, अपने ऑफिस जाते हैं तो अपने कलीग्स के साथ एक कारपूल जनरेट कर लीजिए। आप यहाँ पे शेयर्ड व्हीकल यूज़ कर लीजिए, जिससे जो है फ्यूल की जो यूजेस है वो कम से कम हो, एमिशन ऑफ गैसेस, एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारे नेचर में कम से कम हो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जब वो खड़े होते हैं, फाटक पे खड़े होते हैं, जहाँ रेलवे क्रॉसिंग पे खड़े होते हैं या ट्रैफिक जाम में खड़े होते हैं, तो कार का इग्निशन ऑन रहता है, उनका इग्निशन ऑन रहता है, उनकी एसी ऑन रहती है। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा जो है हीट जनरेट करते हैं। एसी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से क्या होता है, आपको पता है कि CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और भी बहुत सारी जो है ग्लोबल वार्मिंग जैसी कंडीशंस जनरेट होती हैं। साथ ही जो एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक लार्ज अमाउंट में जनरेट होता है वहाँ पे, जब आप इग्निशन ऑन रहता है और गाड़ी आपकी खड़ी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम हैबिट्स को बंद कर सकते हैं, अपने फ्यूल को बचा सकते हैं। नेक्स्ट, सी नो टू पेपर वेयर एवर पॉसिबल। देखिए, आज के टाइम में डिजिटल टेक्नोलॉजी है, हमें पेपर्स को अवॉइड करना चाहिए, प्रिंटिंग को अवॉइड करना चाहिए। आज के टाइम में आप ऑनलाइन जो है सारे अपने बिल्स पे कर सकते हो, सारे अपनी जो है हम कह सकते हैं डेप्ट जो हैं, आपकी जो भी लायबिलिटीज़ हैं उनको आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। इवन उनकी जो पे स्लिप है उसको भी प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको जो है डिजिटल क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे रख सकते हैं, परमानेंटली स्टोर होते हैं, वहाँ से आप कहीं भी नहीं जाने वाले, आप जब चाहें उनको सर्च और फिल्टर करके ढूंढ सकते हैं आसानी से। और जब भी ज़रूरत है आप उसको डिजिटली ही ट्रांसफ़र ही कर सकते हैं। अनप्लग चार्जर्स, जब भी हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं घर में जो लगे हुए होते हैं, प्लग्ड होते हैं, जिनकी यूज़ नहीं होती है, हम चार्जर मोबाइल तो निकाल लेते हैं लेकिन चार्जर ऑन रह जाता है। तो आज के टाइम में तो चार्जर भी एडवांस हो गए हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंज्यूम करते हैं, फिर भी इन द प्रैक्टिस कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वो हमारे ऑन रह जाते हैं जब वो यूज़ में नहीं होते उस कंडीशन में भी। तो हमें कम से कम उनको यूज़ करना है, क्योंकि हमें पता है ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमें हाइड्रो पावर से मिल रही है या फिर हमें न्यूक्लियर प्लांट से मिल रही है। हमने कल बात की थी, न्यूक्लियर प्लांट से भी इलेक्ट्रिसिटी जो मिलती है क्लीन एनर्जी तो है वो, उसमें क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं होता है, लेकिन उसके आसपास जो रेडिएशन की वजह से प्लांट्स के काफ़ी एरियाज़ में रेडिएशन की वजह से जो है प्लांट्स को इम्पैक्ट होता है, एनिमल्स को इम्पैक्ट होता है, इवन ह्यूमंस को भी इम्पैक्ट होता है। तो ये हमें समझना होगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्लांटिंग मोर एंड मोर एंड मेंटेनिंग ट्रीज़, जो हमारे आसपास जो है ग्रीनरी को मेंटेन करना, ताकि वो प्योरीफाई करते हैं हमारे एयर को। तो ये चीज़ें हमें सॉइल इरोजन को रोकते भी हैं, साथ ही साथ ग्रीनरीज फैलाते हैं आसपास, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है हमारे आसपास। तो ये हमें करना है प्रैक्टिस में। ग्रो फ्लावरिंग प्लांट्स हमें लगाने चाहिए अपने घरों पे, छतों पे, टेरिस पे लगाना चाहिए, क्योंकि जो नेचुरल पॉलिनेशन है, आर्टिफिशियल भी आजकल हम कर रहे हैं, लेकिन नेचुरल पॉलिनेशन के लिए ये इंसेक्ट्स, बर्ड्स का होना, फ्लाइज का होना ज़रूरी है। कैरी ए क्लॉथ बैग, जब भी आप मार्केट जाएं हैबिट में रखें कि आप अपने साथ एक कपड़े वाला झोला कैरी बैग लेके जाएं, क्लॉथ बैग। और से नो टू प्लास्टिक एवरीवन, जितने भी हॉकर्स हैं, जितने भी आपके सेलर्स हैं, उनको प्लास्टिक बैग्स के लिए मना करें, क्योंकि इनका रिसाइकलिंग प्रोसेस काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इसमें जो है बहुत सारा पॉल्यूशन भी जनरेट होता है। रिप्लेस द ओल्ड बल्ब्स एट होम विथ एनर्जी सेविंग पॉलीथीन्स बल्ब्स। अब ये पॉलीथीन्स को आप LED बल्ब भी कह सकते हैं। इस तरीके से आप बल्ब्स में इनको चेंज करिए। जो भी हमारे पुराने 100 वाट वाले जो बल्ब्स लगे हों, आजकल बहुत घरों में कम यूज़ होता है, आजकल हम LED बल्ब्स में स्विच हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर यूज़ करते हैं रूरल एरियाज़ में अवेयरनेस की वजह से वो आज भी यूज़ करते हैं, तो ये बहुत सारा इलेक्ट्रिक जो है हमारा वेस्ट करता है। तो हम अपना इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी बचा सकते हैं, अपने बिजली का बिल भी कम कर सकते हैं, और साथ ही साथ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंजर्वेशन ऑफ नेचर की तरफ भी काम कर सकते हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर वाइल यू आर गोइंग टू कंजर्व नेचर। तो ये छोटे छोटे माइक्रो लेवल में चीज़ें हम अगर करते हैं तो इट्स अ राइट स्टेप टुवर्ड्स कंजर्विंग नेचर। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे।